हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज का क्लास। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि रिवोल्यूशन अकाउंट के दोनों केसेस को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहला केस क्या था? पहला केस था हमारा जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड करना है। तो हम लोगों ने क्या किया था? रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड करने के लिए रिवोल्यूशन अकाउंट बना करके उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी निकाला था वो हम लोगों ने कल कैलकुलेट कर लिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? उसका सेकंड केस करने वाले। फर्स्ट केस मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 इलस्ट्रेशन नंबर 35 सॉरी डीके क्वेश्चन नहीं देखा तो मैंने उसके 3 वीडियो अलग अलग बनाए। पहले वीडियो में मैंने आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, दूसरे वीडियो में मैंने कैपिटल अकाउंट और तीसरे वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया? बैलेंस शीट बनाना अच्छी तरह सिखा दिया। तो इसका पहला वाला जो केस है वो तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कल मैंने आपको इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आप अपने आप बना लोगे पुराने वाले वीडियो को देख करके। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? इसका सेकंड केस पढ़ने वाले हैं। सेकंड केस क्या है? व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। इसका मैंने आपको प्रॉफिट कल कैलकुलेट करना सिखा दिया था। जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना तो वही काम आपको क्या करना है? 14,400 का जो प्रॉफिट कल निकाला था वही हम लोगों ने क्या कर लिया था? वर्किंग नोट बना करके भी निकाल लिया था। और इसका मतलब क्या समझाया था मैंने? इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, यानी इस वाले अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। क्या करोगे? इस प्रॉफिट का एडजस्ट करोगे। एडजस्ट करना पहले सिखा चुका हूं। गुडविल को एडजस्ट करना है या प्रॉफिट को एडजस्ट करना है? एडजस्ट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस रेशो या गेन रेशो। और सैक्रिफाइस या गेन रेशो निकाल करके हम इस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो मैं डीके गोयल से एग्जाम्पल नंबर 41 लेने वाला हूं। जिनके पास बुक नहीं है छोटी सी लाइन में पढ़ के सुना देता हूं। ये बोलता है कि एग्जाम्पल नंबर 40 को कंटिन्यू करते हुए पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। यही केस है, रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड नहीं करनी तो प्रॉफिट हम लोगों ने कल निकाल लिया। उसके बाद क्या बोलता है? एंड ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। इस जनरल रिजर्व के बारे में मैंने क्या समझाया था? प्रॉफिट या रिजर्व या तो डिस्ट्रीब्यूट होगा या एडजस्ट होगा। तो क्या बोलना चाह रहा है? जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना मना कर रहा है। इसका मतलब इसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो फिर क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं हम लोग? इस वाले अमाउंट को भी क्योंकि एडजस्ट करना है तो इस वाले प्रॉफिट के साथ मैं क्या कर लेता हूं? ऐड कर लेता हूं और दोनों अमाउंट को एक साथ क्या कर दूंगा? एडजस्ट कर दूंगा। तो मैं लिख लेता हूं प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन जो था, क्योंकि उसका मतलब क्या था? रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना तो उस वाले प्रॉफिट को एडजस्ट करना है। तो एक तो ये वाला प्रॉफिट था 14,400 जो हम लोगों ने कल निकाला था, और एक चीज जनरल रिजर्व, इसको भी क्या करना है? एडजस्ट ही करना है। और अगर गुडविल भी गिवन होती तो गुडविल को भी इसके साथ ऐड करके क्या कर देते? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते। तो ये भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 36,000 रुपीज। अब ध्यान रखना, आप इस जनरल रिजर्व को क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो नई वाली बैलेंस शीट में भी ये अमाउंट आने वाला है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता पार्टनर्स के बीच में तो नई वाली बैलेंस शीट में ये जनरल रिजर्व नहीं आता, क्योंकि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। क्योंकि ये अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है, तो नई वाली बैलेंस शीट में भी एज इट इज आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का हम लोग टोटल कर लेते हैं। 50,400 रुपीज का जो टोटल अमाउंट है इसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री बना करके क्या कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस तरह से करना है? तो पहले हमारा एडजस्टमेंट अमाउंट कितना है? 50,400। किसी भी चीज को, चाहे गुडविल हो चाहे प्रॉफिट हो, एडजस्टमेंट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस या गेन रेशो। मैंने आपको सिखाया था कि सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला जिनको याद नहीं होता, सिंपल सा लॉजिक है, SON। जितने भी बॉयज हैं यानी पुत्र हैं किसके? अपने पापा के, तो सन से उसको याद कर सकते हैं। और लड़कियों का दिमाग वैसे भी शार्प होता है, वो वैसे भी याद कर लेंगी। तो क्या फॉर्मूला हो गया हमारा? ओल्ड रेशो और माइनस न्यू रेशो। तो क्या कर लेते हैं हम लोग? पहले A, B एंड C का सैक्रिफाइस या गेन रेशो ये फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड रेशो कितना था हमारे पास? 3:3:2। तो 3 डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया? 8। दूसरे का 3 डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया? 8। तीसरे का यानी C का भी कितना हो गया? 2 डिवाइड बाय 8। तो ये हम लोगों ने क्या लिख लिया? ओल्ड रेशो। माइनस का साइन लगा लेता हूं। अब तीनों का न्यू रेशो लिख लेते हैं। न्यू रेशो कितना हमारे पास? 4:3:2। कितना हो गया? 4 बाय टोटल कितना? 9।
3/9 और 2/9। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 9 8 जा 72, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 27, 8 4 जा 32। तो 27 में से माइनस करना है कितना, 32, तो कितना बचेगा, माइनस का 5/72। क्योंकि मैंने आपको समझाया था माइनस आ जाए तो क्या कर देना है, माइनस साइन नहीं लगाना, ब्रैकेट में जी यानी गेन लिख देना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम इसका भी कितना आ रहा है 72, वापस मल्टीप्लाई करो 27 और कितना हो गया 24, कितना बचा 3/72। अब इसका निकाल लो, इसको भी सॉल्व कर लो। एलसीएम आ रहा है सेम, 9 2 18 और कितना हो गया 16, कितना बचा 18 में से 16 गया तो 2/72। क्योंकि ये दोनों बैलेंस पॉजिटिव में आ रहे हैं तो ब्रैकेट में क्या लिख देना, सेक्रीफाइस लिख देना। तो जैसा कि आपने देख लिया कि हम सेक्रीफाइस या गेन रेशियो तो निकाल चुके हैं। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है, गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिटेड एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिटेड। तो एक एंट्री तो हम लोग पहले पास कर लेते हैं। गेनिंग पार्टनर कौन है, पहला ए, तो क्या लिखोगे, जिस पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर रहे हो इसका मतलब उसने क्या किया है, गेन किया है, और जिस पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो इसका मतलब उस पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो आपको दिख रहा है यहाँ ए गेन कर रहा है, बी एंड सी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिटेड, तो ए डेबिट हो गया, और बोथ द पार्टनर बी एंड सी आर क्रेडिटेड। व्हाई, बिकॉज दे बोथ आर सेक्रीफाइसिंग, इसलिए क्या लिखोगे, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। अब अमाउंट लिखना क्या है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये निकाल करके गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अमाउंट लिख लेते हैं। तो जिस अमाउंट को आपको एडजस्ट करना है उस अमाउंट को यहाँ लिख करके और उनके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लोगे तो अमाउंट इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल कितना अमाउंट है, 50,400 रुपीज, जो मुझे क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो एक तो प्रॉफिट है और एक जनरल रिजर्व भी एडजस्ट करना है। तो 50,400 रुपीज को मैं एडजस्ट कर देता हूँ। तो पहले तो ये 50,400 रुपीज तीनों के सामने लिख दो। उसके बाद जो भी इनके सेक्रीफाइस गेन रेशियो आए थे, पहले वाले का कितना आया था 5/72, तो मल्टीप्लाई कर लो 5/72। दूसरे का कितना आया था 3/72 बी का, और सी का कितना आया था 2/72। अब आप इसको प्लस माइनस करके जो भी है सॉल्व कर लेना। तो इस सॉल्यूशन आपको खुद को ही आना चाहिए। मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना कितना अमाउंट आने वाला है। तो इसका वाला अमाउंट जो आएगा वो कितना आ रहा है 3,500 रुपीज़। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना बैलेंस आ जाएगा 3,500। दूसरे वाले को सॉल्व करोगे तो 2,100, और तीसरे वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1,400। इस तरह से ये एंट्री हमारी डेबिट और क्रेडिट वाली पास हो गई। अब इस एंट्री की क्या कर देंगे हम लोग, पोस्टिंग कर देंगे। किस तरह से करेंगे बताता हूँ। अब आज हम लोग क्या कर लेते हैं, बैलेंस शीट भी बनाना देख लेते हैं कि बैलेंस शीट किस तरह से बनानी है। अब वापस ध्यान रखना, रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इसका मतलब पुरानी बैलेंस शीट और नई वाली बैलेंस शीट में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना तो ये बैलेंस शीट जो है एज इट इज रह जाएगी। पहले वाला केस क्या पड़ा था कि रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, तो अगर स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है तो उसको रिकॉर्ड करना था। हाँ बिल्कुल, पहले वाले केस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 35 में इसमें चेंजेस करके बैलेंस शीट बनाना सिखाया था। क्योंकि यहां पे क्या बोलता है, रिवाइज वैल्यू को तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है। तो इस वाली बैलेंस शीट में क्योंकि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना, जितना पहले था उतना ही रहने दो। चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करना तो क्या करोगे, इस वाली बैलेंस शीट को एज इट इज लिख लोगे एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। ये अमाउंट ऑफ कैपिटल एज इट इज नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, जो भी प्रॉफिट और रिजर्व था उसको एंट्री बना करके पास कर लिया, जो कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट कर रहे हैं। और जनरल रिजर्व में आपको समझा चुका, ये अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो फिर यहां नहीं आता, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, एडजस्ट हुआ था, तो ये बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने सेकंड केस में बैलेंस शीट बनाना सीख लिया। सेकंड केस में बैलेंस शीट कैसे बनानी है, पुरानी वाली बैलेंस शीट को एज इट इज उतार देना एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। और अगर इसके बारे में बोले डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो ये भी क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इस अमाउंट ऑफ कैपिटल में जो भी चेंज आ रहा है उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारी नई वाली बैलेंस शीट बन गई है। तो पुरानी वाली बैलेंस शीट ही क्या हो गई,
नई वाली बैलेंस शीट हो गई। कब करना है? जब रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना तो इनमें कोई भी चेंजेस हुए हैं तो उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। वो सब रिकॉर्डिंग हो तो रही है पर किसके थ्रू हो रही है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो रही है। तो कर लेते हैं हम लोग अब चेंजेस में। तो ए का कैपिटल, ध्यान रखना मैंने पहले भी सिखाया था, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। अब क्योंकि ए का कैपिटल यहां पे क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो जिसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। अगर उसका बैलेंस डेबिट हो रहा है तो उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? 3500 रुपीज माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सीआर बैलेंस कितना था? 2 लाख रुपीज। डीआर बैलेंस कितना हो गया? 3500 रुपीज। इसका मतलब सीआर बैलेंस है ज्यादा और डीआर बैलेंस है कम, तो सीआर में से डीआर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसका सीआर बैलेंस कितना बच जाएगा? तो 2 लाख में से माइनस करके बताओ मुझे। 2 लाख में से पहले 3000 रुपीज माइनस करो, कितना बचा? 197। 197 में से 500 और माइनस कर लो, कितना बचेगा? 1,96,500। अब बी की बात कर लेते हैं। बी के कैपिटल का बैलेंस क्या है? सीआर है, और एंट्री में भी बी का कैपिटल क्या हो रहा है? सीआर ही हो रहा है। तो दोनों बैलेंस अगर सीआर में है तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 2100 रुपीज और ऐड कर लो तो कितना हो गया? 1,52,100। अब बात कर लें सी की। सी का बैलेंस जो कि कैपिटल का सीआर था, यहां भी सीआर है, तो क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। तो 1,51,400 रुपीज लिख लेते हैं। अब क्योंकि हमारा टोटल कितना रहने वाला है? 5,60,000 रुपीज ही रहने वाला है, तो वहां भी 560 था और यहां भी कितना बैलेंस है? 560 है। आप इसको चेक कर लेना। इनमें कोई चेंजेस आएगा क्या? इनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये अमाउंट कितना आने वाला है? 5 लाख रुपीज ही आने वाला है। कैसे 5 लाख रुपीज आने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, जितना भी अमाउंट आया था इन्हीं में से मैंने क्या किया? डेबिट और क्रेडिट कर दिया। एक का अकाउंट मैंने डेबिट किया नहीं, वो यहाँ से माइनस हो गया, तो बाकी जो इसका अमाउंट था वो इन दोनों में जाकर के दोबारा क्या हो गया? प्लस हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना रहने वाला है? 5 लाख रुपीज ही रहने वाला है। तो आप जाकर के इसका बैलेंस शीट देखोगे तो ये आपको बैलेंस शीट अब आपको दिखेगा कि हमने एकदम बिल्कुल सही बनाया। तो आपने देखा इस तरह से सेकंड वाले केस में जब हमें रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना तो बिना रिकॉर्ड किए ही वर्किंग नोट बना करके पहले प्रॉफिट निकालना है, फिर उस प्रॉफिट को एडजस्ट कर लेना। लेकिन इसके साथ में अगर कोई और वैल्यू भी बोल रहा है कि जनरल रिजर्व है या क्वेश्चन में गुडविल गिवन है तो उनको भी अगर एडजस्ट करना है तो सारे अमाउंट को एक साथ क्लब कर लेना, और फिर क्लब करने के बाद क्योंकि एडजस्टमेंट करने के लिए सैक्रिफाइस गेन रेशियो निकालते हैं, गेनिंग पार्ट को डेबिट करोगे, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करोगे, जो भी अमाउंट आएगा उनको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे? ये अमाउंट आ जाएंगे। इन अमाउंट को क्या करोगे? कैपिटल से एडजस्ट कर लोगे। बाकी बैलेंस शीट में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि कैपिटल में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं थे। अगर आपके पास यहाँ और भी प्रॉफिट गिवन हो, यहाँ कोई एडवर्टाइज सस्पेंस अकाउंट या फिर प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन हो तो आप क्या कर लेना? कैपिटल अकाउंट भी बना लेना। क्या करोगे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए? पहले कैपिटल का बैलेंस लिखोगे, फिर इनकी क्रॉस पोस्टिंग मार दोगे और इस वाली एंट्री को कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दोगे, तो क्लोजिंग बैलेंस अपने आप वहां भी निकल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको ये आज वाला क्वेश्चन भी इजीली समझा दिया है। तो आप क्या करेंगे? अब अपने आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 41 की। जिनके पास टीएस ग्रेवाल है वो टीएस ग्रेवाल से ऐसे क्वेश्चन देखेंगे और आपको ये इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हमारी अगली क्लास में।